मुझे ख्याल आया कि कई वो नंबर किसी और शहर का भाव, और वह फौरन ही पिंडी का कोड डायल के 2 नंबर मिलाने लगा। रात का वक्त था, इसलिए कारोबारी राब्तों का फ्रेश न होने की वजह से लाइन बासानी मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ से अंगेज ट्यून आती हुई यक व यक में खून का दौरान तेज हो गया। जो शख्स रात के 11 बजे भी फोन इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बारे में लाजमी तौर पर पहली बार कोई अच्छा तासुर नहीं उभरता। मेरे वक्त गुजारते कि ये सिगरेट सुलगाई, चंद मिनटों के बाद दोबारा कोशिश की तो फिर वही अंगेज ट्यून सुनना पड़ी। फिर मैं थोड़े थोड़े वक्त से बारी बारी वही नंबर मिलाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से हर बार वही एक ट्यून कोई तरी। उसके 2 ही असबाब हो सकते थे कि वो नंबर खराब था या फिर रावलपिंडी में सिरे से उस नंबर का कोई वजूद नहीं था। मैंने अपनी कोशिश तर्क कर दी और ख्यालात में डूबा बिस्तर पर दराज हो गया। अगले सुबह मेरे लिए उस एतबार से इंतहाई मायूस कुन थी कि अखबारात में मेरी कारनामे के सिरे से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं था। ये इनखान तो सरासर इम्कान था कि सिकंदर की लाश दरियाफ्त न हुई हो, वो खुद मारा गया था, लेकिन बाहर उसके न जाने कितने मुताजिम मौजूद रहे उनके, जिनमें से सिर्फ एक से मेरा सामना हुआ था। फिर सिकंदर अली के साथ बंद कमरे में साकी गिरी तैरने वाली औरत को मैं वहीं बेहोश छोड़ कर आया था। उस बेहोश में आते यकीन सबसे पहले अपने रंगीन मिजाज साथी की लाश देखी होगी और फिर ओदम मचाकर हर एक को वहां समेट लिया होगा। बात सिर्फ इतनी मालूम होती थी कि पता की वारदात छट्टा की एक दूर उतादा इलाके में शाही सहूलतों से महरूम जरी जागीर पर पेश आई थी। लिहाजा वहां से खबर पहुंचने में काफी से ज्यादा ताखीर हुई होगी और यूं वो खबर सुबह के अखबार में जगह ना पा सकी। मैं आंधी के लिए तैयारी कर ही रहा था कि अचानक खिलाफे मामूल मुझे अपने ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल होने का। उससे पहले कभी सुबह सुबह यूं कोई पैगाम नहीं आया था। लिहाजा मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बुलेट करके ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। कॉल उस फ्रिक्वेंसी पर आ रही थी जो पहले मेरे और B4 के राब्ते के लिए मखसूस थी, और सिकंदर के बाद C1 ने भी उस गुफ्तगू के लिए उसका इंतखाब किया था। सीकिंग कॉलिंग D1 ओवर। ऑपरेटर ऑन होने की बाद रेडियो शोर में चल लम्हों के बाद आवाज उभरी और मैंने फौरी तौर पर C1 के लिए उस पैगाम का जवाब नसर कर दिया। कल तुम कहाँ थे? C1 की करत तरक आवाज सुनकर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा आ गया। शाम को मैंने 3 बार तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ओवर। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गैर मरई कुव्वत ने मेरे जिस्म से सारी तवादाई निचोड़ ली हो। सिकंदर अली के कत्ल की मुहिम पर रवाना होती हुई मैंने अपने मंसूबे के हर पहलू पर भरपूर तवज्जो दी थी और मुझे यकीन था कि अपनी एहतियाती तदाबीर की वजह से मेरी जात किसी भी शुबे की इज्जत में ला सकेगी। कराची से सिकंदर फार्म्स तक के सफर में ऑपरेटर्स मेरे साथ रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में एक बहुत बड़ी भूल का शिकार हुआ था। मुझे याद ही नहीं रहा था कि ऐसे हर मवासलाती आले की कारकर्दगी का एक महदूद दायरा होता है, जिससे बाहर न कोई सिग्नल वसूल किया जा सकता है और न कोई पैगाम किसी दूसरे के लिए नशर किया जा सकता है। ऑपरेटर्स चूंकि शहरी यादूद में बाहिबरात तकली मखसूस था, लिहाजा जेब साख ईद बना पर उसका दायरा कार बमुश्किल 10-15 मील पर मुश्तमिल रहा होगा। जबकि सिकंदर अली के गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए मैं उससे कहीं दूर निकल गया था और जरा सी बेहतियाती की बिना पर C1 को यह अंदाजा हो चुका था कि मैं कहीं दूर गया हुआ था। कहीं मुझसे गलती होगी। मैंने संजवाते हुए ज़हन के साथ एतराफ़ किया। ऑपरेटर्स में घर पर छोड़ गया था। मेरा ख्याल था कि इसकी जरूरत शाम ही को पेश आएगी, लेकिन वापसी में मुझे 9 बज के ओवर कार रुक गई थी। इस बार C1 का लहजा जारिहाना था। मुझे तफसील चाहिए तुम्हारी मुसलफियात की। ओवर। मेरा दिल उछल कर हली तुम्हें आ गया। बात भी कुछ तुल गई थी। शायद C1 मेरी तरफ से शकूक का शिकार हो गया था। बेफिक्री और तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास पर छा जाने वाला वो खतरा उस मोड़ पर मेरे लिए बहुत मुहिम था। मैंने लहजा भर में सोच लिया कि अगर बात बिगड़ ही गई थी तो मुदाफ़ाना रवैया मेरे तिबाही पर खत्म हो सकता था। लिहाजा मैंने निदावत की इजहार के बजाय गुस्सा दिखाया। कल एक देर थी मेरी। मैंने कदर तेज लहजे में कहा, इसकी क्या तफसील जानना चाहते हो तुम? मैं खुद मोहतात रहता हूँ। मैंने अपना एक ही कलमा अपनी जिम्मेदारियों के लिए वक्फ किया हुआ है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने ज़हन को ताज़ा करने के लिए किसी तफरीह में दिलचस्पी ले सकूं? मैं एक वशीन बनकर तो जिंदा नहीं रह सकता ना। ओह, तुम बहक रहे हो। उसका एहला सपाट हो गया। मुझे यहाँ नहीं हुआ था कि तुम किसी निजी मसरूफियत में उलझे हुए थे। यह ना भूलो कि फिलहाल तुम आजमाइशी मरहले से गुजर रहे हो और मुझको जवाब दे हो। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। ओवर। एहतियात ही ने तुम्हें शिकायत का मौका दिया है। इस बार पहले अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, घर से निकलते हुए मुझे इन ताक मेरी क्या मसरूफियात होगी। मैं हर लम्हे ऑपरेटर्स अपने साथ रखता हूँ। सुबह भी साथ ही लेकर चला था, लेकिन रास्ते में ख्याल आया कि ऐसी मुलाकातों में फासले खत्म हो जाते हैं। ऑपरेटर्स की मौजूदगी से वाकिफ हो सकती थी। लिहाजा मैं खास तौर पर रास्ते से कर लौटा और ऑपरेटर्स एक अलमारी में मुकफिल करके दोबारा दफ्तर के लिए रवाना हुआ। ओवर। मैंने वो फिल बदी कलाबाजी इसलिए खाई थी कि C1 को सब्ज डांसन वाले से जरूर इल्म हुआ होगा कि दफ्तर जाते जाते मैं अचानक शराय कायदीन से घर की तरफ मुड़ गया था। अगर मैं उस खिलाफे वमून हरकत पर उसको कोई शुबा होता तो मेरी बताई हुई कहानी की रोशनी में
वो दूर हो जाना चाहिए था। गरीबत यह था कि बात बिगड़ते बिगड़ते समझने के आसार पैदा हो गए थे। तो सुबह तुम इसीलिए दोबारा घर की तरफ लौटे थे। तो खुद ही मुझ पर अपनी वाकफियत का इजहार कर दिया। चाहे तुम्हें इल्म ना हो, लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। मेरी आलियों से बस ये चूक हुई कि वो दफ्तर से तुम्हारी रवानगी के वक्त वायद थे, वरना उन्हीं से मुझे तुम्हारी उसूलियत का इल्म हो जाता। क्योंकि अपना दी डालने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसके लिए तुम मुझे पेश की इत्तला दे सकते हो ताकि मुझे कोई तशवीश न हो। हमारा काम खतरनाक है। जब हर तरफ दोस्तों के साथ दुश्मन भी मौजूद हो तो हालात किसी भी लवे बदल सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि ऐसे मौका पर तुमने ऑपरेटर्स घर पर छोड़ दिया था। बहरहाल आइंदा इस तरह राब्ता नहीं टूटना चाहिए। ओवर। मैं मुताद रहूंगा। मेरे स्कूल लहजे में कहा। वैसे हिफाजत या निगरानी की इत्तला मेरे लिए हैरान कुन है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तुम अपने तरीकाकार पर अमली कर रहे हो। अब मुझे तसल्ली रहेगी कि मैं कहीं भी तनहा न हूँ। ओवर। इसका गलत मतलब न दो। उसे लाइन ओवर होती बिला तो अकुफ मेरी तुसी की। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त ही मौजूद हो। तुम्हें इस पर इंसार किए बगैर अपनी राह इख्तियार करना है। उसके लदाफ सुनकर मेरे होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई कि मेरी खुशकिस्मती और हाजिर दिमागी थी कि उस हर बार मैंने उसी पर लौटा दिया था और वो जारहाना लहजे से गुफ्तगू की इब्तिदा करने के बाद मुदाफत पर उतर आया था। आइडिया साल आइडिया वाल आया है, वो कह रहा था। उसके लिए तुम्हें कोई बंदोबस्त करना होगा क्योंकि आदमी 7 बजे जीवा हाउस पहुंचेगा। कल शाम मैं उसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था ताकि तुम जागीर को इत्तला दे सको, क्योंकि अब उससे तुम्हारी गुफ्तगू रात के 8 बजे से पहले होना नामुमकिन है। ओए, मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मेरा सामने आना मुनासिब नहीं। नादिर को बराह रास्त हदायत दी गई तो उसका दिमाग खराब हो सकता है। 7 बजे जहांगीर इन माल वसूल करेगा। ओवर। लेकिन कैसे? मेरा मुआवला दिया होने के बायस सीवन हर बात की जुज़वियात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। उस राब्ते के लिए तो 8 और 8:15 के दरमियान वक्त मुकर रहे। फिर तुम क्या करोगे? ओवर। हम सब आवाजों के वफादार है। वो मेरी बदली हुई आवाज अच्छी तरह जानता है। लो संगामी जरूरत के तहत फोन पर उसे हुक्म दूंगा कि वह 8 के बजाय 12 बजे दिन मेरी गाल का इंतजार करे। फिर सब कुछ तय हो जाएगा। ओवर। तू वाकई जहीलू। सीवन का लहजा तहसील में था। अब तक जो माल आता रहा वो बड़ी पुड़ियों में था। कीमत की वजह से बहुत से लोग इधर माइल न हो सके होंगे। इसके में कम मिकदार की पुड़िया है जो ईद से 4 मरतबा तक इस्तेमाल की जा सकती है। ये 6 रुपए ईद फरोख्त की जाएगी ताकि हर एक की दस्तरस में आ जाए। ओवर। ये बहुत अच्छा हुआ। काकू गई ज्यादा मिकदार था, एहतियात से रखना भी एक मसला था। ओवर। ऊपर वाले हर बात पर निगाह रखते हैं। जिन लोगों के लिए कोई चीज पेश की जाती है उनकी सहूलतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। 25 और 30 से एकदम 6 रुपए की पैकिंग आने से माल बिकने में तेजी आ जाएगी। बाजार में पहले ही बतेरे लोग एक की 6 पुड़िया बनाकर 5-5 रुपए में बेच रही हैं। उनका मसला भी हल हो जाएगा। ओवर है डाल। उसकी आवाज मादूम हो गई और ऑपरेटर्स पर रेडियाई लहरों का शोर बाकी रह गया। सीवन से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैंने घर से निकलने से पहले दीवान के तौर पर जहांगीर को 12 बजे अपनी गाल का इंतजार करने का हुक्म दिया। वो फोन पर पूरे तौर पर मेरी आवाज पहचान गया और मेरे मजीद कुछ कहे बगैर उसने समझ लिया कि मेरी अगली कॉल लाजमन ऑपरेटर्स पर होगी। उस स्थान से फारिग होकर मैं घर से रवाना हुआ। कश्मीर रोड पर सुस्त रफ्तारे से कार चलाता रहा। उस दौरान मैं मेरी निगाहें मुसलसल अकबनुमा आईने में पीछे आने वाली कारों का जायजा ले रही थी और मुझे यह देखकर हैरत हो रही थी कि उस वक्त कोई ऐसी कार पीछे नहीं थी जिस पर ताकुब करने का शुबा किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं अपने लगे वाले रास्ते के बजाय मज़ार कायद के करीब वाले चौराहे से दाऊद कॉलेज जाने वाले रास्ते पर हो लिया। जिन रोड से उस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम चला रहा था, लेकिन शहर से उस तरफ जाने वाली सड़क तकरीबन वीरान ही पड़ी हुई थी। मैं बदस्तूर सुस्त रफ्तारी से अपनी कार चलाता रहा और पीछे से आने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां तेज रफ्तारी से आगे निकलती रहीं। जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि इस वक्त मेरा ताकुब नहीं किया जा रहा तो मैंने अपनी कार वापस घुमा ली। चाहे मेरे सितारे यावी कर रहे थे कि मुझे किराए की कार वापस लुटाने का सुनहरी मौका मुयस्सर आ गया था। अपनी कार मैंने दुकानों के करीब सड़क के किनारे पार्क की और फिर टहलता हुआ होटल की तवीन ज़ादानी से गुजरकर पार्किंग लॉट की तरफ निकल गया। वहां मेरी छोड़ी हुई किराए की कार जूं की तुम मौजूद थी। मैं इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट की और उस दफ्तर की तरफ रवाना हो गया जहां से वो कार किराए पर हासिल की थी। कार वापस लेते हुए उन लोगों ने खासी बारीक बीनी से हर चीज का जायजा लिया ताकि किसी नुकसान की मद में मन माना हर्जाना वसूल कर सके। मैं खुद में उनसे उलझने की बजाय रस्मी सी तकरार के बाद ऐसा हर नुकसान भुगतने भी तैयार था, लेकिन वो लोग मेरी तवक्को के बरक्स खासे शरीर साबित हुए और महज किराए की रकम मैं रहा करके बाकी पैसे लुटा दिए और मैं टैक्सी के जरिए उस तरह रवाना हो गया जहां मैंने अपनी कार छोड़ी थी। ऑफिस पहुंचकर मैं बार बार अपने मेज पर मौजूद फाइलों को देखता रहा, लेकिन हर बार मेरी नजर धुंधलाने लगती और इबारत मफहूम से आ रही महसूस होती। इसी कचमकच में 12 बज गए। मैंने अपनी मेज के नीचे लगा हुआ बटन दबा दिया जो बाहर चौकर पर लगे हुए सुर्ख बल्ब से मुंसलिक था। उस रोशनी की मौजूदगी में इंतरकाम पर इजाजत लिए बगैर
हुई मेरे कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने गोल हलवी के वस्त में लगा हुआ बटन दबाकर दरवाजे को मख्फी कर लिया ताकि बेदिहानी में भी किसी के अंदर दाखिले का इनकार बाकी न रहे। फिर अपरेटर सांग करते मैंने जहांगीर से राब्ता कायम किया। वह हस्बत को मेरी कॉल का मुंतजिर था। पहले ही पैगाम पर उसकी तरफ से जवाब मिल गया और मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे शाम 7 बजे जीवा हाउस में माल वसूल करने की हदायत देकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। पूरी में माल की बुकदार में कभी और नए दामों के बारे में उसे बाद में भी बताया जा सकता था। 2 बजे मैं जहांगीर के दफ्तर पहुंचा। वो बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। मैं तो समझा था कि तुम आज का प्रोग्राम भूल ही गए। उसने मेज पर फैले हुए अखबारात समेटते हुए कहा और वह जवाबन कुछ कहने से पहले एकदम चौंक पड़ा और मैंने हाथ बढ़ाकर उससे अखबारात ले लिए। एक अखबार में मातमी हायशी के साथ शहर के मशहूर और मुअज़्ज़ज़ समाजी शख्सियत के दिलदोज़ कत्ल की खबर मौजूद थी। बाकी 2 अखबारात में वो खबर पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर मौजूद थी। कसकम जहां पर जहांगीर मुझे उस खबर के मुताले में मुनहविक पाकर थी में से बोला। फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट रखसा थी। बहुत बोलता रहता था हम लोगों के खिलाफ, किसी दिलजले ने गर्दन ही नाप ली सारे की, लेकिन ये बुरा हुआ। मैं कोशिश के बावजूद अपने लहजे में अफसोस का तासुर पैदा न कर सका। कुत्तों के भौंकने से गाड़ी नहीं रुकती, लेकिन गाड़ी चलाने वाले कुत्तों को मारने लग जाए तो खुद मारे जाते हैं। जली सुर्खियों में उस कत्ल की जिम्मेदारी मंशियात फरोशों की किसी मुलज़्ज़म ग्रुप हटा दी गई है। इस वक्त तक न जाने कितने अफराद अंदर घुस पे होंगे। वो कुर्सी पर झूलते हुए बेलियाजे से मुस्कुराती है। पूरी खबर पढ़ोगे तो दिल खोल कर हंसो की। किस्मत भी हमारे साथ है। इस कत्ल की करिया पिछले दिनों हमारी मुखबरी पर होने वाली पकड़ दगड़ से मिलाई गई है। अखबार का ख्याल है तो मंशियात फरोशों के खिलाफ इस मुहस्सब से इन मुहिम में सिकंदर अली का हाथ रहा होगा, लिहाजा वो इसकी जान के दर पे हो गए। तालिल के तालिब इल्म लीडर ने भी बयान दिया है कि उसकी कॉलेज में इंसदाद मंशियात पर होने वाले मुज़ाकरे में रवाले वसूसी के तौर पर तकरीर के बाद सिकंदर अली को गुमनाम धमकियां मिली थी। हालात की सिचन जरी थी पर मेरा दिल खुश हो गया। दर हकीकत सिकंदर अली बिफोर के तौर पर मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम का रूए रवां था और ये बात घूम फिर कर अखबारात में आ ही गई थी। अब यह और बात थी कि अखबारात मकतूल के उस फेल को सवाइज दोस्ती का नाम दिया था, जबकि बिफोर के रूप में उसकी मुहिम शुरू से आखिर तक बदनीयती पर मबनी थी। फिर उसने कहा कि कॉलेज के मुज़ाकरे में मेरी मौजूदगी का कोई लगाने के लिए अपने अदमात के तलबा से जो फर्जी उज़र तराशा था वो उसके कत्ल का एक जवाब बन गया था। गुमनाम धमकियों के बाद कत्ल के नतीजे में पुलिस उस तालिब इल्म व नुमा को खुसूसी हैसियत दी थी और फिर फंक्शन में मौजूद बैरून मेहमानों की वो फहरिस्त भी तफ्तीश का हिस्सा बन जाती जो सिकंदर अली के इमाम पर मरतब की गई थी। लेकिन नज़ाला की छठी हिस्स जैसा हालत का बायस मेरा नाम उसमें शामिल नहीं हुआ था। पढ़ लूंगा। फिर मैंने अखबार बेपरवाही से एक तरफ डाल दी। यह बताओ कि आज बुलाने का क्या मकसद था? इधर आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ये दोनों का कमरे की तरफ इशारा करते हुए खाने के साथ बातें भी शुरू करते। अंदर जनीत एक मुलाजिम खाना लगा चुका था। वो मुझे पैसे अंता था और शायद मुझे देखते ही अपने काम में मसरूफ हो गया था। खानों की खुशबू इश्तिहा अंगेज थी। मैंने बैठते बैठते एक शामी कबाब खाना शुरू कर दिया। तुम बाहर जाओ, यकीन ने मुलाजिम से कहा। जरूरत होगी तो बुला लेगी और वो सर झुकाए बाहर निकल गया। ख्यालात तब तब यूं ही चलते रहेंगे। तंसारियों के तवक्कुफ के बाद उसने गहरी संजीदगी के साथ सवाल किया। सब कुछ तुम पर मुनहसर है? मैंने लुकमा निकल कर कहा। मैं तो तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ। बकवास मत करो। वो मोहब्बत मेरे लहजे में गोदा दोस्तों में सिर्फ तुम इस काबिल हो कि कोई मशवरा दे सको। मुझे तो अब वहशत होने लगी है। आखिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? जब सामने आए बगैर सारा काम चल रहा है तो ये खतरा क्यों बोल देगा? मेरे वारी के लहजे में सवाल किया। वो तशवीश में निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। आखिर उसे एतमाद क्यों नहीं हम पर? लतीफे से हंस दिया। वो इंसानी नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी तो आंखें खुल गई है तारिक के अंजाम से। वो मेरी बात काट कर बोला। तुम्हारी बात मुसलसल मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसाती रही है। जितना सोचता हूँ यही नतीजा अवगत करता हूँ कि वो अपलू के हाथों मारा गया है। वो एक लहजे के लिए चिटका फिर नीचे आवाज में बोला और मुझे शुगा है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। उसकी अल्फाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ये किस बिला पर कह रहे हो तुम? पाबंदियां हटा ली गई है लेकिन तुम स्टैंड बाय रहोगे। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर राजदाराना लेचम बोला और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सबसे एक बहुत झट गया हो। उसने मेरी बारी आने के इम्कान का जिक्र अपनी निजी मालूमात की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरी कही हुई बात के हवाले से किया था। दीवंतु में किसी बुरे मौका के लिए पान रहा है। अहमद यार और टाइगर बदस्तूर नादर से अटैच रहेंगे और वक्त पड़ने पर तुम कुर्बानी के बकरे के तौर पर किसी खतरे में झोंक दिए जाओगे। वो कहे जा रहा था और मैं सोच रहा था कि बगावत की तैयारियों में एक और मरहला उस सनूबी से तय हो गया था। जानिए के ज़हन में अदम तहफ्फुज़ का खतरा जन्म दे चुका था और उसने मेरा एतमाद हासिल करने के बजाहिर अंदर की एक बात मेरे सामने उगल दी थी। लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि अपने दिल की बात उस पर जाहिर कर देता।